नमस्कार दोस्तों। और आज चर्चा करेंगे G7 समिट की, जो एवियान शहर में चल रहा है, फ्रांस के एवियान में इसका आयोजन चल रहा है। ये ग्रुप 7 जो देश हैं और इसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है वो भी इसका सदस्य है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो एक तरह से G7 प्लस यूरोपियन यूनियन मिलके जो है इस समिट का शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और इस बार जो है ये फ्रांस के एवियन सिटी में हो रहा है, जो जिनेवा लेक के किनारे बसा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो इनके मैप में आपको दिख जाएगा कि जो जिनेवा का एवियन सिटी है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा लेक जो है उसी के पास बसा हुआ है एवियन, वहीं पे ये आयोजन किया जा रहा है। इस बार जो इनका थीम है, इस बार इनका जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं एक क्राइम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है और जो ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इस बार ये आयोजन किया है। हालांकि इनका जो पर्पस है वो हर साल कुछ अलग ही होता है। जो टेररिज्म से जुड़ा हुआ रहता है या फिर इस तरीके के जो भी क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा होता है, तो इस सारे जो इश्यूज होते हैं उस पर ये चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल कोई ऐसी कोई मुद्दा आ जाता है इसके बीच में तो उसको भी ये इंक्लूड करते हैं और उस पर भी बातचीत इनकी चलती रहती है। तो इसके जो अगर मेंबर देश की बात की जाए तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है। और इस यूरोपियन यूनियन में जैसा कि आपको पता भी होगा कि 27 देश आते हैं यूरोपियन यूनियन के। तो वो 27 देश को ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन का है और प्लस ये G7 है। इसमें 1997 के लगभग 1997 में इसमें रूस को शामिल किया गया था, लेकिन 2014 में रूस को फिर इसमें से बाहर कर दिया गया। तो अभी जो रूस है वो अब इसका मेंबर नहीं रहा। उस समय ये G8 हुआ करता था और ये काफ़ी एडवांस्ड कंट्री जो देश हैं उनका एक ग्रुप है दोस्तों। और ये एक आप कह सकते हैं कि इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारे के सारे जो देश हैं, ख़ासतौर से यूरोप के और अमेरिका, ये वहाँ पे शामिल होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसा कि टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, मैंने ये सारी बातें अभी आपसे की हैं। लेकिन इस बार इनका जो मुद्दा है वो ड्रग ट्रैफिकिंग है और जो क्राइम बढ़ रहा है उसको लेके इनकी जो है चिंता जो है देखी जा सकती है। और इसमें होस्टेड कंट्री की अगर बात करें, सॉरी, इसमें गेस्ट कंट्री की अगर बात करें जिन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, तो उसमें एक भारत है, दूसरा ब्राज़ील भी है। तो ये जो कुछ ऐसे देश हैं जिनको इस बार जो है गेस्ट के तौर पर शामिल किया गया था। और दोस्तों भारत को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि अब भारत का जो एक दबदबा है विश्व स्तर पर दिखता है, लोगों को समझ में आती है भारत की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत जो है वो आने वाले समय में कितना बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसलिए भारत को उसमें शामिल किया गया है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ से चीन को जो है इस ग्रुप में चीन को कभी भी शामिल नहीं किया गया है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों वो ये कि चीन जो है वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करता है, वो एक कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है और उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही अलग है इन सारे देशों से। और उसकी जो पॉलिसी भी रही है वो एकदम अलग चलती है, वहाँ का सारा सिस्टम ही अलग चलता है। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि जितना ह्यूमन राइट्स को और जितना ज़्यादा डेमोक्रेसी को और जितना ज़्यादा ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है इन सारे देशों में, G7 हो के देश हो या भारत हो या ब्राज़ील हो, जो भी ये जो देश हैं इनमें प्रमोट किया जाता है। चीन में इसका उल्ट वहाँ चलता है, वहाँ ह्यूमन राइट्स के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ पे मीडिया का फ्रीडम नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके ये जो देश हैं वो चाइना को पसंद नहीं करते हैं। तो चाइना को उन्होंने बॉयकॉट करके रखा है। नॉर्थ कोरिया का तो आप जानते ही हिसाब किताब, तो वो भी इसके लपेटे में आ जाता है। और रूस को जो है इन्होंने 2014 के बाद जो है बाहर कर दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी जो ये है वो ग्रुप 7 प्लस भारत हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील, ये सब कुछ देश इसमें शामिल थे इस बार। और इसके साथ साथ जो है यूरोपियन यूनियन, तो यही कुछ जो है गिने चुने देश जो हैं वो इसके मेंबर हैं। हालांकि देखा जाए तो ग्रुप भले ही छोटा है G20 की तुलना में,
लेकिन अपने आप में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है विश्व का अगर जीडीपी देखें तो लगभग विश्व का जो जीडीपी है उसमें भी अच्छा खासा ये 50% के आसपास इसका जो जीडीपी आता है। इसके साथ साथ अगर पॉपुलेशन की बात देखें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत अच्छी खासी है। इन सारे देशों की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो भी जो है आप देखेंगे कि G7 का जो पॉपुलेशन है वो लगभग जो है वो 78 करोड़ के आसपास का इनका पॉपुलेशन है। और इसके साथ साथ मिलिट्री भी इनकी बहुत अच्छी है। तो कई मामलों में जो अगर देखा जाए और इनका जो वर्ल्ड वाइड जो इनका नॉमिनल वेल्थ की अगर बात कर ले, जो इनका नेट वेल्थ है पूरे विश्व का, तो वो 50% है। तो कहने का मतलब ये अपने आप में एक कोई छोटी मोटी ग्रुप संगठन नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा संगठन है। और यही कारण है कि भले ही 7 देश है, लेकिन 7 देश कोई इसमें शक नहीं है कि अपने आप में बहुत ही एडवांस हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, और यही वजह है कि इनका दबदबा पूरे विश्व में देखा जाता है। 1973 में इनकी शुरुआत हुई थी। पहला इनका जो बैठक हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो 1973 में हुआ था। और उसके पीछे भी जो एक पर्पस था वो था ऑयल क्राइसिस का। तो ऑयल क्राइसिस जो है वो इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, और इसके कारण उस समय जो थी वर्ल्ड की इकोनॉमी भी डिप्रेशन में चल रही थी। क्योंकि जैसे दोस्तों, जैसे आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी आ गई है, और भारत भी उससे परेशान है। इसी तरीके से 1973 में भी जब ऑयल क्राइसिस हुआ था तो उस समय जो है इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी आई थी सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो उसको भी लेके जो है यहाँ पे इन्होंने पहली बार बैठक की थी। और उस समय ये G6 का एक बैठक हुआ करता था, और आज जो है फिर बाद में G8 हुआ, और अभी जो G7 चल रहा है। तो इस हिसाब से ये इनका पूरा सिस्टम चलता है। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, चूंकि ये किसी ट्रीटी से बिलोंग नहीं करता है या किसी पैक्ट से बिलोंग नहीं करता है, तो ये किसी भी तरीके से किसी इंटरनेशनल लॉ में बंधे हुए नहीं है दोस्तों। G7 का जो ग्रुप है वो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। अब वहाँ पे डिस्कशन वगैरह बहुत गंभीरता से सारी बातें की जाती है, डिस्कशन काफ़ी गंभीर होता है किसी मुद्दे पे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कुछ ट्रीटी का हिसाब किताब इनके साथ तो नहीं चलता है, जो दूसरी जगहों पे देखने को मिलता है। जैसे आपने नाम सुना होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वो एक पूरी की पूरी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस वहाँ चलते हैं, उनका एक अपना लॉ है। लेकिन यहाँ पे कुछ इतना स्ट्रिक्ट, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल G7 में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिस पे थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। अब अगर बात करें यहाँ पे हम लोग क्राइम के बारे में, तो जो क्राइम के बारे में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्राइम हो रहा है और जिस तरह से क्राइम चल रहा है उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ये सारे के सारे देश ये मानते हैं कि जो क्राइम है वो कहीं ना कहीं इन लोग के इकोनॉमी को जो है वो बर्बाद करता है। क्योंकि दोस्तों, बॉर्डर क्रॉस करके अगर कोई कहीं इंटर कर जा रहा है, और ड्रग ट्रैफिकिंग जो इनकी एक बहुत बड़ी दूसरी समस्या बनी हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए इनको कहीं ना कहीं साथ में आना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ संगठन ये सरकार ही नहीं, ये जो पूरी तरीके से एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन चलता है जब, तो वो आप समझ लीजिए कि वो किसी भी मामले में किसी लीगल एजेंसी से, लीगल ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहता है। ना तो वो टेक्नोलॉजी के मामले में, ना तो वो पैसे के मामले में, ना तो वो नेटवर्क के मामले में, वो किसी भी मामले में गवर्नमेंट के पैरेलल ही वर्क करता है। और अगर मैं ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करूं तो ड्रग ट्रैफिकिंग दोस्तों अपने आप में इतना बड़ा एक इंटरनेशनल गिरोह बन चुका है, जिसमें कई देश के कई संगठन इसमें शामिल है, छोटे छोटे संगठन शामिल हैं। और यही कारण है कि आज ये नौबत आ गई कि G7 में ड्रग ट्रैफिकिंग की बात चल रही है। भारत का पंजाब भी इससे परेशान है। आप जानते हैं बहुत बुरी तरीके से डैमेज है भारत का जो पंजाब है। वहाँ पे तो जो जिस तरीके से ड्रग्स की तस्करी चलती है उस बॉर्डर पार से जो आ रहा है, उसके बारे में तो आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा ही होगा। भी हाल में एक मूवी आई थी धुरंधर, उसमें इसको दिखाया गया था कि किस तरीके से जो है ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है ड्रग ट्रैफिकिंग का। और जो इंटरनेशनल क्राइम है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मार के कहीं से निकल गए और पता भी नहीं चला कि
कौन कहाँ का था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सारे के सारे जो देश हैं एक अपना बॉर्डर जो है वो मजबूत करना चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने जो है एक व्हाइट पेपर भी लाया था, श्वेत पत्र भी जारी किया है। हालांकि इसके पैरेलल में देखा जाए तो चीन ने भी एक श्वेत पत्र जारी किया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि चीन क्या करता है इन सारे देशों को उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। चीन की तभी इन्हें याद आती है जब चीन के साथ इनका कोई जो है इकोनॉमिक डील होता है, तभी इन देशों को चीन की याद आती है। अदरवाइज वो चीन को थोड़ा बायकॉट करके ही चलते हैं, और रूस को इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि रूस भी जो है वो हमेशा से इतिहास में भी अगर आप देखेंगे तो रूस जो है वो इन सारे जो देश है इनसे एक अलग ही चलता रहा है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, या उसके पीछे भी जो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो रूस का जो कल्चर है और रूस का जो सिविलाइजेशन है, मैं बहुत डेप्थ में आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हम सभी लोग को समझना चाहिए कि रूस जो है वो आज से ही इनसे अलग नहीं चल रहा है। अगर आप रूस का जब क्रिएशन देखते हैं, जब रूस कैसे अस्तित्व में आया और रूस में किस तरीके की लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, लोगों की भावनाएं हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि ये यूरोपियन कंट्रीज से और अमेरिका से काफ़ी अलग हट के इसका पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है और खास सारे के सारे कल्चर्स वगैरह है। हालांकि देखा जाए तो रूस भी जो है एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन दोस्तों इसकी जो क्रिश्चियनिटी है वो उन यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी अलग है। अब एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं तो जिस तरीके से यूरोपियन जो क्रिश्चियनिटी उसका मॉडल होता है धर्म परिवर्तन करना, और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो भारत में जो लोग ईसाई वगैरह बनाए जाते हैं वो मोस्टली जो उस संगठन को जो फंडिंग होती है वो यूरोपियन कंट्री से आती है, रूस से नहीं आती है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो रूस से कभी फंडिंग नहीं आएगी, आएगी तो यूरोप से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, इन्हीं सारे देशों से आ रही है। तो यही कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज हैं जिसके कारण जो है रूस हमेशा से इनसे अलग रहा है, और रूस का काम करने का तौर तरीका, उसका कल्चर वगैरह भी अलग है। हालांकि है क्रिश्चियन कंट्री लेकिन काफ़ी अलग है। तो ये सारी जो बातें हैं दोस्तों, अभी जो वाइट पेपर जारी हुआ है इसके लिए क्राइम के ऊपर और ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर देखना होगा कि ये कितना ज़्यादा असर करता है आने वाले समय में। और इसके साथ साथ जो एक कयास लगाया जा रहा था कि मोदी और ट्रम्प के बीच में कैसी क्या बातचीत होती है, तो उसको लेके भी मोदी जी ने बहुत खास और अंदाज में और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि संसाधन की कमी नहीं है दुनिया में, अगर कमी है तो वह है विश्वास की। और जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी जी के एकदम बगल में बैठे हुए थे, और उनके बगल में बैठ के ही मोदी जी ने ये सारी बातें की हैं। तो ये पूरा का पूरा आप एक जो G7 में हुआ है उसके बारे में मैंने छोटी सी चीज़ें आपको बताई हैं। आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि ये चीज़ें जो हैं, जो G7 में इस बार जो इनका जो थीम रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर, क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने का, वो कहाँ तक असरदार होगा और कहाँ तक ये लाभ पहुँचाएगा विश्व को, और कहाँ तक ये कंट्रोल कर पाएगा क्राइम को और ड्रग ट्रैफिकिंग को। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं किसी नए विषय पर, किसी नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।